नमस्कार, मैं विश्व सामाजिक कार्यकर्ता एटा से। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसका नाम मोटिवेशन है। और समाज में जो आज निराशा फैल रही है, युवा हमारा परेशान है, तो मेरा प्रयास है कि मैं उन लोगों को आपके पास लेके आऊँ, उन लोगों से मैं बात करूँ जो एक आम आदमी थे कभी और एक आज खास मुकाम पर बैठे हैं। और उन्होंने ये करके दिखाया कि निराशा से कुछ नहीं होता, अगर आदमी प्रयास करे तो बहुत कुछ कर सकता है। जिसमें मैं अब तक एक समाज सेवी, एक बहुत बड़े कवि उनको आपके सामने ला चुका हूँ। आज हमारे पास जो व्यक्ति हैं वो भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनने इसी एटा जनपद में, एटा शहर में एक आम आदमी की हैसियत से अपने जीवन को शुरू किया था। और एटा के ऐसे हजारों लोग गवाह हैं आज भी जिन्होंने आपको जमीन पर संघर्ष करते देखा था। और उन संघर्षों को करते हुए आप धीरे धीरे धन संपन्न हुए, साधन संपन्न हुए। और राजनीति, क्योंकि आपकी शुरू से इच्छा थी, राजनीति में आप आना चाहते थे, जनता की सेवा करना चाहते थे, तो आप लगातार उसमें प्रयासरत रहे। और धीरे धीरे आपने अपने आप को मजबूत बनाते हुए एटा में सन 2012 में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव जीता। ऐसा रिकॉर्ड चुनाव जीता कि आपने एटा नगर पालिका परिषद में इतिहास रच दिया। उसके बाद दूसरी बार भी आपकी धर्मपत्नी जी चुनाव मैदान में उतरी और अच्छे वोटों से विजयी हुई। और आपने जातिगत राजनीतिक पार्टियां सबको धराशायी करके एक निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता। वो हैं श्री राकेश गांधी जी, जो आज हमारे साथ हैं। गांधी जी नमस्कार, स्वागत है। गांधी जी, हम आपके पास आए हैं आज क्योंकि आपने सुन ही लिया कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम युवाओं का मार्गदर्शन करें। आज युवा निराश है और बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है। कोई छोटी सी सफलता हो, एक नौकरी न लग पाए तो शोक सागर में डूब जाता है, हाय मैं कहीं का नहीं रहा। एक परीक्षा पास ना कर पाए तो सुसाइड कर लेता है जी। तो चैनल साहब, आपके भी जीवन में ऐसे तमाम संकट आए होंगे, आप भी कभी निराशाओं से घिरे होंगे, फिर भी आप निकले और यहाँ तक पहुँचे। तो चैनल साहब, इन पर हम तमाम चर्चा करेंगे आपसे जी। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन है, कहाँ से हैं, आपका बेटा है, आपकी शिक्षा क्या है जी। देखिए, मेरा गांव आगरा रोड पर नगला अन्नी पड़ता है, कमसान ग्राम सभा में है, 96 किलोमीटर पे। और मैं करीब 35 वर्ष पहले एटा शहर में आया था। और 35 वर्ष पहले ही मेरा यादव नगर में एटा में मकान बना। और मैंने पढ़ाई लिखाई एटा डिग्री कॉलेज से की और सिकाबाद से की। और मैंने बीए जो है शकाबाद डिग्री कॉलेज से की, एनडी कॉलेज से, और एमए एटा डिग्री कॉलेज से की। उसके बाद मैं बचपन से समाज सेवी भावना का व्यक्ति रहा और मैं विभिन्न क्षेत्रों में मैंने काम किया है। मैं बहुत अच्छा सिंगर भी रहा, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा। मैं खेलकूद में मतलब अपने जो मेरा स्टूडेंट लाइफ है उसमें 400, 800, 1500 मीटर का चैंपियन भी रहा आगरा मंडल का। प्रदेश स्तर पर खेलने का भी मौका मिला। तो ये शेरों साहब, ये आपका परिचय रहा। हाँ शेरों साहब, आपका परिचय हो गया, आपने परिचय बताया और आपने अपनी रुचियों को भी बताया कि भाई आपको ये पसंद था या ये नहीं था, आपने क्या क्या किया शुरुआती दौर में। शेरों साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब मतलब आपने शिक्षा पूरी की, आपकी जो इच्छाएं थी वो आपने की, जब आज हमारे युवाओं के सामने एक समस्या जो आती है कि जब वो पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं तो उनके पास रोजगार का संकट होता है जी। और आज का युवा चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए जी। और मैं समझता हूँ कि नहीं लग पाती अधिकांश लोगों की, आपकी भी नहीं लग पाई थी। तो चैनल साहब, फिर आपने कैसे सर्वाइव किया और आपने इस मिथ को कैसे तोड़ा कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो आप जिंदगी नहीं कर सकते? देखिए अमित भाई, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। आप अपने जनपद के या देश प्रदेश के युवाओं को आप ये बताना चाहते हैं कि निराश ना हो और आगे बढ़ें। तो उसका संक्षिप्त में मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। नंबर 1 तो यह है कि हर युवा को अपने जीवन का लक्ष्य तय करना चाहिए सबसे पहले। और फिर दूसरा अनुभव मेरा ये है कि उस लक्ष्य को असफलता मिलने पर चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने जीवन से बताना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में कई कार्य किए और लक्ष्य बदलते रहे, इसलिए हम जो है इतने अभी आगे नहीं बढ़ पाए, वरना तो हम
इस देश की नेशनल फिगर होती है अगर हम लक्ष्य नहीं बदलते। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचे कि हम ऐसा होते तो ऐसा करते, उस पर साधन नहीं है, वो कहे कि हम पे साधन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो उस पर साधन है उसी में वो कार्य करे। और दूसरी बात यह है कि लक्ष्य बनाए और लक्ष्य को वो चेंज ना करे और उस लक्ष्य पर ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से कार्य करता रहे। और उसको कोई दिक्कतें बहुत आएंगी लेकिन वो उन दिक्कतों से डिगे नहीं और किसी के उलझनों में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं आती हैं समाज में, तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, उनसे वो बचता हुआ चले। जैसे कांटे हैं तो कांटों से बच के आगे चलता रहे, आगे बढ़ता रहे और वो भगवान पर विश्वास रखे और जब ईमानदारी से वो मेहनत से काम करता रहे और ईमानदारी से करता रहे तो वो निश्चित उस लक्ष्य में सफलता प्राप्त करेगा। और उस लक्ष्य में ना करेगा, उतना नहीं करेगा जितना उसने लक्ष्य बनाया है, तो कुछ आंशिक सफलता जरूर प्राप्त करेगा। ठीक है चरण साहब, आपने जो बात बताई कि भाई आदमी को अपना लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, चाहे कितनी भी समस्याएं आए, और जब हम एक काम को निरंतर करते हैं तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है, पूरी ना मिले तो आंशिक मिलती है, आपने बताया। चरण साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये आप बता रहे थे कि मैं समाज से स्वभाव का था शुरू से, तो राजनीति का विचार आपके दिमाग में आया तो ये कौन सी सन में आया, या आप मतलब किस प्रकार की राजनीति करना चाहते थे? और जब आप राजनीति में आए तो आप किसी पार्टी से नहीं आए जी, इसके पीछे क्या वजह थी? तो ये दो बातों पे जरा प्रकाश डालें। देखिए, मैं राजनीतिक विचारधारा तो मेरे पहले भी प्रबल थी, स्टूडेंट लाइफ में भी प्रबल थी। मैं स्टूडेंट लाइफ में भी स्कूल के चुनाव, कॉलेज के चुनाव लड़ा हूँ। और उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है जो लोकदल अजीत नाम का जो संगठन था, जो हरीश सिंह जी के नेतृत्व में चलता था, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया था। मैं जिला स्तर का पदाधिकारी अवधपाल सिंह यादव के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद फिर मैं ये हमारे जनपद के जो वरिष्ठ नेता थे चौधरी लड्डू सिंह यादव जी, उनके नेतृत्व में मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था। फिर वो कांग्रेस छोड़ के दूसरे दल में चले गए थे और उसके बाद मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ा था और कांग्रेस में कुछ दिन काम किया। फिर कांग्रेस में हमारी उम्र कम थी तो इसलिए लोग हमें तवज्जो नहीं दे रहे थे, तो हमने फिर इंदिरा विचार मंच नामक संगठन खड़ा किया। पूरे प्रदेश में उसका समानांतर कांग्रेस संगठन खड़ा किया, फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। फिर हमने देखा कि हमारे आर्थिक तंगी आड़े आ गई, क्योंकि राजनीति में पैसा होना बहुत जरूरी है। फिर हमने स्कूल खोल करके हमने 12-13 साल 15 साल स्कूल संचालन किया। अब स्कूल में हमने कई इंटर कॉलेज खोल दिए, मेहनत करके कई डिग्री कॉलेज खोल दिए। फिर हम पर काफ़ी पैसा आने लगा, तो हमने कहा ये पैसा ज़्यादा आएगा तो मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसा स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और जिंदगी के लिए भी हानिकारक है और जिंदगी के लिए खतरा भी है पैसा। तो फिर मैंने पैसा कमाने का भाव खत्म कर दिया और मेरे पास जो पूंजी थी, कई करोड़ रुपए पूंजी थी, वो मैंने एटा शहर में 2010 और 11 में लगा दी समाज सेवा में। हमारे घर वाले कहते थे कि इतनी करोड़ों रुपए आप शहर में खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं देख रहा हूँ समाज सेवा करके इसका फल मिलता है या नहीं मिलता। तो मैंने वो कई करोड़ रुपए शहर में समाज सेवा में खर्च कर दिए थे। उसके बाद मैंने तो कोई प्रचार नहीं किया, नामांकन करा था नगर पालिका अध्यक्ष का और मैं जो है चुनाव जीता था और इतने वोटों से जीता था कि सभी दलों के लोगों के वोट जोड़ के भी बराबर नहीं गए। और उसी का प्रतिफल है कि दोबारा में लोगों ने मुझे चुना है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि मैं बेईमान किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ और मैं आतंकी प्रवृत्ति का भी नहीं हूँ या किसी की प्रॉपर्टी घेरने वाला या गुंडागर्दी उनके परिवार के लोग करते हैं, वो सबसे मैं अलग हूँ। तो इसलिए मुझे सभी जाति के लोग पसंद करते हैं। साथ ही आपके क्वेश्चन का इसमें एक जवाब और देना चाहता हूँ कि लोग जो है देखिए भक्ति में शक्ति होती है, तो एवं से हम कहेंगे एक तो वो पढ़ाई लिखाई करके वो किसी की वो एकदम, देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है गुरु तो बनाना पड़ता है, तो वो किसी को एक को गुरु बना लें, उसको भक्ति करें और भक्ति से ही शक्ति निकलेगी। हमने देखा है आज भी सरकारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं, सरकारी नौकरी में तो लोग बहुत परेशान हैं, नौकरियों में बहुत परेशान है, उत्पीड़न हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है
शोषण हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बिजनेस में बहुत अच्छा है, और आज भी हमारे देश के अंदर इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास वफादार लोग नहीं है। आज भी हमारे पास ऐसे हम हजारों लोग गिनवा दें, लाखों लोग गिनवा दें, वफादार लोग नहीं है, क्योंकि भरोसे के लोग मिल ही नहीं रहे। हमसे लोग कहते हैं हमारा ये कारोबार संभाल लो, हमारा ये कारोबार संभाल लो, लेकिन भरोसा नहीं मिल रहा है। तो कहीं भरोसा बना ले तो उनको नौकरी से ज्यादा फायदा होगा और बहुत इज्जत कमाएंगे और सम्मान। कहने का मकसद ये है कि सरकारी नौकरी में प्रयास कीजिए, पर सब कुछ नहीं मिले तो खत्म हो बिजनेस अच्छा है। बिजनेस अच्छा है, और आप उसके साक्षात उदाहरण हैं कि आप एक बिजनेसमैन से यहाँ तक पहुंचे, और सरकारी नौकरी पे आपने ज्यादा फोकस नहीं किया। नहीं, सरकारी नौकरी मेरी नजर में तो बेकार है। लोग युवा समझते हैं कि सरकारी नौकरी, मैं कहता हूँ बिजनेस करो, और वो कह रहे हैं पैसे नहीं है, तो किसी बड़े आदमी की भक्ति करो, उसका विश्वास जीत लो, तो वही अपना बिजनेस आपको दे देगा पूरा, आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। एक प्रश्न है मेरा ये कि आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है युवाओं के बीच में, तो उसके पीछे आप इसी वजह को मानते हैं कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? अगर ये लोग व्यापार कर रहे हैं, छोटे मोटे, बेरोजगारी हमारे हो जाएगी। बेरोजगारी बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है कि हमारा युवा एकदम बड़ा आदमी होना चाह रहा है, काम नहीं करना चाह रहा है, मेहनत नहीं करना चाह रहा है। किसी भी संस्था में, किसी भी कोई भी व्यापार आप छोटे स्तर से शुरू करिए, लगन मेहनत से करिए, एक दिन वो धीमे धीमे बहुत बड़ा व्यापार बन सकता है और बहुत बड़े संस्था के मालिक आप बन सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग क्या है कि सरकारी नौकरी इसलिए ढूंढते हैं कि काम नहीं करना पड़े, मौज मस्ती, मतलब सुरक्षा है कि पैसा मिल रही है, काम करें या ना, रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क तो लेना चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए, देश के लिए काम करना। तो आप भी इस बात को मानते हैं कि बेरोजगारी की मूल वजह है नौकरियों के पीछे भागना? अगर आप एक पान की दुकान भी खोल लेते हैं तो आप अपनी रोजी रोटी चलाने लगे। हाँ, पान की दुकान हो, बिजली की दुकान हो, डेली नीड स्टोर हो, आपका काम बढ़िया है, मेहनत से आप काम कर रहे हैं और व्यवहार अच्छा है, मेहनत से कर रहे हैं, बढ़े जाएंगे। और मैं तो युवाओं को ये कहूंगा कि हमारे देश में बहुत बड़े लोग हैं, उनके यहाँ छोटी सी नौकरी कर लो और मेहनत करके, ईमानदारी करके, उनकी सेवा करके, उनमें विश्वास जमा लो, वही आपको बहुत बड़ा आदमी कर देंगे। मेरे पास, मैं हजारों लोगों को देश में जानता हूँ, लाखों लोगों को, जिनके पास लोगों की कमी है, लेकिन वो क्या है, वो लोग उनको उन्हें पे वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे किसी पे, उनका भी काम नहीं चल पा रहा है, वो हम भी बेरोजगार भटक रहे हैं और नौकरी के चक्कर में अपना जीवन में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है चेयरमैन साहब, इन अच्छी आपने बहुत जानकारी दी, और मैं समझता हूँ कि ये आज का हमारा इंटरव्यू बहुत बढ़िया होने जा रहा है, क्योंकि इतनी गहराई से इतनी जानकारी आप दे रहे हो और जीवन की सच्चाई से अवगत करा रहे हो युवाओं को। चेयरमैन साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि आप चेयरमैन बने ईटा के, तो सबसे बड़ी बात, मतलब आपने, पैसा तो बहुत से लोगों के पास है, और जो प्रत्याशी चुनाव में उतरता है तो वो पैसा ही वाला होता है, आम आदमी बस का खेल नहीं है, आप भी पैसे वाले थे और लोग भी हैं। तो चेयरमैन साहब, ऐसा क्या आप युवाओं को संदेश देंगे कि आप आज ईटा के दिलों की धड़कन कहे जाते हैं, आज लोग आपको प्यार करते हैं। आप 6 साल के बच्चे से पूछ लो कि गांधी कौन है, तो राकेश गांधी, और 60 साल के बुजुर्ग से पूछ लो तो राकेश गांधी, सब आपको प्यार करते हैं। तो चेयरमैन साहब, और मैं ये समझता हूँ कि आप किसी पार्टी से नहीं है, आपका कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, ठीक है, आप कोई ऐसे आपने काम नहीं करे कि आप बाहुबल, धनबल, जनबल कुछ करते, तो ऐसा क्या आपने किया, आप युवाओं को बताएं कि आपने लोगों का दिल जीत लिया? देखिए, ये निश्चित है कि मैं अगर किसी से नफरत करूंगा तो लोग मुझसे नफरत करेंगे, मैं लोगों से चालाकी करूंगा तो लोग मेरे साथ चालाकी करेंगे, मैं लोगों को प्यार करूंगा तो लोग मुझे प्यार करेंगे। हमेशा जैसा हम देते हैं समाज को, वैसा वापस आता है। तो सही बात यह है कि हम पूरे शहर के लोगों को बहुत इज्जत और मोहब्बत दिल से करते हैं। तो इसमें मैं बिल्कुल भी, मैं भगवान मुझे बहुत बड़ी सजा दे दे अगर मैं इस बात को झूठ कह रहा हूँ या राजनीतिक कर रहा हूँ, मैं दिल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं या मेरी बुराई करते हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मेरा नजरिया ये है कि भगवान के बनाए हुए जितने भी इंसान हैं उनको प्रेम करो, क्योंकि भगवान के ये पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उम्र कोई भी हो, भगवान ने जिनको बनाया है वो सब पुत्र पुत्रियां हैं। तो जब भगवान के पुत्र पुत्रियों को हम मोहब्बत करते हैं तो भगवान हमको बहुत मोहब्बत करता है। जैसे आप किसी के बेटे को प्यार करना, गोद में ले लेना, तो उसकी मम्मी पापा खुश होंगे उससे, ऐसे ही भगवान हमसे खुश होता है। और प्यार जब हम इज्जत करते हैं और तो सच्चाई समझते हैं लोग कि राकेश गांधी कभी किसी से नफरत नहीं करता, उसको गाली दे दो तब भी सुन लेता है,
उसके साथ कुछ भी करो, लेकिन वो मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत करने का रिस्पॉन्स ये आता है कि लोग हमें मोहब्बत करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमें मोहब्बत करते हैं, बुजुर्ग भी मोहब्बत करते हैं, हर समाज के लोग करते हैं, हर पार्टी के लोग करते हैं। चेयरमैन साहब, जब आप शहर में निकलते हो या 2012 से आज तक आपको जो प्यार मिला है एटा की जनता से, तो आपको कैसा महसूस होता है? अरे बड़ा आनंद महसूस होता है, हमें तो लगता है हम स्वर्ग में हैं, क्योंकि पूरे शहर में जहाँ निकल जाए भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सभी लोग चाय पिलाने की कहते हैं। हम लोग जिस मोहल्ले में जाते हैं लोग अपने अपने घर खींचते, अरे गांधी जी चाय पी लो, गांधी जी चाय पी लो। इससे बड़ा यार पैसा हम क्या करेंगे कमा के? लेकिन पैसा जिस पे ज्यादा है वो बहुत, रात को नींद नहीं आती है, उससे लोग तकते हैं, उससे वो मांगते चौथ, और उससे चंदा मांगते बहुत बड़े बड़े लोग। उससे देखा नहीं आपने हमारे संदीप गुप्ता जी का मर्डर हो गया, बेचारे कितने अच्छे थे, कितना सोशल वर्कर थे, लेकिन पैसे की वजह से तो खत्म कर दिया। तो हम नहीं पैसे के चक्कर में नहीं पड़ते ज्यादा, और पैसे के चक्कर में आप पड़ते तो आप यकीन करना हम राजनीति में ना आते। और हम उस टाइम इस स्पीड से एजुकेशन में बढ़ रहे थे कि आज यूनिवर्सिटी सुकेश यादव की जगह हमारी हो रही है काम। और मैंने इस चीज को महसूस किया कि आप जनता के बीच में इतना रम गए, पैसा उतना चाहिए कि जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। इतना पैसा तो हम कमाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। जी चेयरमैन साहब, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं और बहुत मुझको भी मजा आ रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग आपको सुनेंगे आज, क्योंकि हजारों लाखों लोग सुनते हैं तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। चेयरमैन साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब आप 2012 में चेयरमैन बन के आए तो आप एकदम युवाओं के चहेते थे, रोल मॉडल एकदम आप छा गए थे सब में, आपने बहुत काम भी किए, और अब आप काम अब भी कर रहे हैं, पर कुछ परिस्थितियां हैं जो मतलब आपके अनुकूल नहीं है। तो जैसे कि अभी सीवर की समस्या चल रही है, तो आपका जो काम था या जो कर रहे हैं वो नहीं दिख पा रहा समाज को। तो पहली बात तो ये है कि मतलब जो युवा है जो एकदम आपसे आकर्षित हुआ था और वो ये सोचता था कि हम भी नेता बन सकते हैं, हम भी चेयरमैन बन सकते हैं, या हम भी आगे बढ़ सकते हैं, तो जब आपकी मतलब लोग बुराई करते हैं या आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो आपने कहा कि मैं सबको प्यार करता हूँ, तो हमारा जो युवा है, और आप एक चीज महसूस करते हैं कि आज युवाओं में सहनशीलता जो है वो कम होती जा रही है, वो हर अराजक हो जाते हैं, हर नाराज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई विवाद है किसी पक्ष में, तो क्या लड़ना उचित है, कुश्ती मार करना उचित है कि कोई बीच का रास्ता? क्योंकि आप 2012 में चेयरमैन बने थे तो एक समस्या आई थी आपके सामने, मैं भी उस समय मौजूद था, तो किसी ठेकेदार का किसी पे पेमेंट अटक रहा था, किसी ईंट व्यवसायी पे, तो वो ठेकेदार साहब नहीं देना चाह रहे थे, तो आपने उनको ये कहा कि भाई तुम ये मान लो कि तुम्हारा हाथ पत्थर के नीचे फंसा है, अब तुम झटका मारोगे तो हाथ टूट जाएगा, तो जो उम्मीद है वो भी निकलनी बंद हो जाएगी। तो प्यार से बात के, तो आपका मकसद ये था कि हर लड़ाई को हम प्यार से हल करके बात से करके निपटा सकते हैं, कि उसके लिए लड़ना जरूरी है? नहीं, देखिए इस संसार में धर्म ग्रंथों के अनुसार और प्रैक्टिकली भी आप लोग देखते हैं कि कभी भी किसी ने नफरत से या गुंडागर्दी से, दबंगपन से किसी को जीत नहीं पाया है और ना जीत सकता है। हम प्यार से किसी को भी जीत सकते हैं और किसी को भी अपनी फेवर में कर सकते हैं, और कितनी भी भयंकर नफरत हो उसको भी प्यार में बदल सकते हैं लगातार, अगर हम प्यार करते हैं। तो हम युवाओं को ये संदेश देंगे कि नफरत को नफरत से ना जीते, दबंगता से ना जीते, दबंगी से ना जीते, प्यार से जीते। और तो निश्चित ही वो व्यक्ति छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, उसको प्यार से सम्मान दे करके, मतलब उसकी नफरत में प्यार में बदल जाती है, प्यार में बदल जाती है, ये मेरा मानना है। आप लगातार आप उसको, वो आपसे नफरत करता रहे, आपको गाली बकता रहे, आपकी विरोध करता रहे, और आप उसको प्यार करते रहे, मान सम्मान देते रहे, तो वो निश्चित ही आपके फेवर में होगा और बहुत अच्छा है, और विवाद खत्म होगा, आपकी समस्या सुलझ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, उसमें मैंने ये संदेश दिया है, एक लाइन में, जरूरत नहीं है पूरा धर्म ग्रंथ पढ़ें या मेहनत करें, ये सब करें, एक लाइन है, अगर लोगों को खुश रहना है तो भगवान से डरना है, भगवान से डरना सीखो अगर खुश रहना है। अगर लोग तरक्की भी करना है तब भी भगवान से डरना है, क्योंकि जो भगवान से डरते हैं वो गलत काम करते नहीं है, और तरक्की भी वही करते हैं। और मैं एक युवाओं को और संदेश देना चाहता हूँ कि 2 नंबर से कभी मत आगे बढ़ो। 2 नंबर से जो लोग आगे बढ़ते हैं वो कुछ दिन के लिए बढ़ जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं। आप 1 नंबर से अपनी सीढ़ी मजबूत करते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ो तो बहुत,
और छोटे से काम से बढ़ो और मेहनत करते रहो, वही काम आपका बहुत बड़ा होगा। कर्तव्य निष्ठा का ध्यान रखो, आपका क्या कर्तव्य है, फर्ज है, बेईमानी की नीयत मत रखो। लोग कह रहे हैं कलयुग है, लेकिन मैं नहीं मानता कलयुग नहीं है। अच्छे लोगों का आज भी जमाना है और आज भी अच्छे ही लोग तरक्की कर रहे हैं। और लोग कहते हैं ये इतना बड़ा आदमी हो गया है, ऐसा है, भ्रष्ट है, दोनों में ऐसा नहीं है। उनका संघर्ष नहीं उन्होंने देखा है। जो लोग बड़े लोग हैं एटा जिले में या जहाँ भी, उनके पीछे संघर्ष है। लोग दिखने में लग रहे हैं कि वो 2 नंबर से आगे बढ़े, उनकी मेहनत देखिए ना। ये सभी लोगों का नाम लिए बगैर बता रहा हूं, जो भी बड़े लोग हैं उनका बड़ा संघर्ष है भाई, उनसे प्रेरणा लो, उनसे सीखो। ठीक है चेयरमैन साहब, जैसा कि आप चेयरमैन रहे 5 साल और अब आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा गांधी जी चेयरमैन है हमारे नगर पालिका के। चेयरमैन साहब, युवाओं को, हम समाज वालों को आपसे बड़ी आशा है जी। तो अब जैसे मैं समझता हूँ 1 साल बचा है आपके कार्यकाल, 1 वर्ष बचा है। तो चेयरमैन साहब, अब आपकी क्या प्लानिंग है कि आप एटा को क्या बेहतर देना चाहते हो? आपके क्या सपने हैं? आप क्या एटा, मतलब मगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी 1 साल है और आप अगली बार भी शायद चुनाव लड़ें, फिर हम चेयरमैन या जो भी भविष्य की रणनीति हो आपकी, अगर आपको अवसर मिलता है तो आप एटा के लिए ऐसा क्या करेंगे जिससे एटा वालों को सुविधा? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटा में आपको शायद याद हो 2015 में मैंने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया था। उसमें मैंने जेपी नड्डा साहब जो उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे, इनको मैंने मेडिकल कॉलेज का ज्ञापन दिया था। मेडिकल कॉलेज बना एटा। मैंने जेपी गडकरी साहब जो नगर विकास मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनको बाईपास का दिया था ज्ञापन, बाईपास का। मैंने रेल विस्तार का सुरेश प्रभु केंद्रीय मंत्री थे, उनको ज्ञापन दिया। और इन सब नेताओं को मैंने चांदी का मुकुट पहना के शॉल उठा के स्वागत किया उनके मंत्रालय में जाके, रिक्वेस्ट की। रेल का काम नहीं हो पा रहा, ये बात बिल्कुल सही है, उसके लिए फिर प्रयास किया जाएगा। सीवर का जो कार्य है 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये एटा में सीवर लाइन जो काम चल रहा है, ये भी मेरे मेहनत का प्रतिफल है। और इस सीवर जब पड़ेगी तो ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी है कि खुदाई ना हो, खुदाई होगी। तो हमने एटा शहर पूरा पक्का कर दिया था, आपको मालूम है, पिछले कार्यकाल में। अब वो सब खोद दिया गया, तो लोगों में परेशानी भी हो रही है। हालांकि हमारे राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं नगर पालिका ने खोद दिया, बर्बाद कर दिया। तो भाई देखो, सड़क खोदेगी तभी सीवर पड़ेगी। नहीं, जब कोई काम बनता है तो पहले बिगड़ता है, लेकिन जब ये खुदाई हो जाएगी सीवर पड़ जाएगी। सीवर मुझे उम्मीद है कि 2022 के आखिर तक चालू हो जाएगा। मेरी बात हुई है जल निगम के लोगों से, और ये भी भ्रम है लोगों को, नगर पालिका ये सीवर डरवा रही है। सीवर का कार्य प्रदेश सरकार ने जल निगम को दिया है, लेकिन हमारा सहयोग है, ये स्वीकृत कराने में हमारा पूरा योगदान है। क्योंकि इसका एस्टीमेट ही हमने बनवाया था, तब जेपी निगम, जेपी सिंह यहाँ के एक्शन थे जल निगम के, उनके सहयोग से हमने इसको मंजूर कराया था। उन्होंने ही प्रस्ताव भिजवाया, जिसका 30 लाख रुपया नगर पालिका एटा ने पेमेंट किया था। इसका एस्टीमेट ही हमने बनवाया, फिर अप्रोच भी हमने किया। तो ये निश्चित है कि आप ये देखना, जब सीवर चालू होगी तो ये शहर में गंदगी नहीं होगी, नाले नालियों में पानी नहीं भराएगा, तो बड़ा आनंद आएगा। उसके बाद हम लगेंगे, नहीं ये तो उसके बाद हम लगेंगे और एटा को शहर को पहले जैसा फिर बना देंगे। नहीं, ये वर्तमान परिस्थिति है जो आपने गिनवाई, ये सब चल रहा है, हो चुका है। अब आपका क्या आगे ये है कि जैसे ही सीवर पड़ेगी उसके बाद सभी सड़कों को, गलियों को सही करा देंगे। और वैसे आपने देखा ठंडी सड़क हम बनवा चुके, यादव नगर से कचहरी बनवा चुके, सीसी मेहता पार्क रोड बहुत अच्छा हो गया, कैलाशगंज रोड अच्छा हो गया, पीपल अड्डा हो गया, कटरा मोहल्ला, ये सब सीसी मार्ग अभी हमारे कार्यकाल में ही बने। नहीं तो ये आप बनवा रहे हैं, और क्या बनवा रहा है? नहीं, ये हम बनवा रहे हैं। जल निगम कहता है हम बनवा रहे हैं। नहीं, ये जितनी भी एटा में सड़कें हैं ये हम बनवा रहे हैं। नहीं तो ये तो कहीं नहीं मालूम पड़ता, नगर पालिका कहीं बोर्ड लगा दिखेगा नगर पालिका ने बनवाई। नहीं, हम दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं साहब। जब जनता तो आज तो ये समझ रही है कि केवल ये जल निगम वाले तोड़ रहे हैं, जल निगम वाले नहीं, ये देखिए ठंडी सड़क, कैलाशगंज रोड, मेहता पार्क रोड, कटरा मोहल्ला, पीपल अड्डा रोड, ये यादव नगर से कचहरी वाला, ये सीसी कार्य नगर पालिका ने बनवाया, बहुत करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। और उसके अलावा गली मोहल्लों में जो भी ज्यादा जरूरत की चीजें वो भी हम बनवा रहे हैं। इस गवर्नमेंट में एक्चुअल में ये बात सही है, पैसा कम आया है और हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। और ये बात भी सही है कि एटा के नेताओं को मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं है। एटा के नेताओं ने पूरी ताकत से, ये मंच राजनीति का, हाँ,
केवल हम यहाँ उत्साहवर्धन की बात करें, इसलिए हमें बाधाएं बहुत पहुंचाई गई हैं इस कार्यकाल में, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी है। 2.5 साल तो हमारी बोर्ड की बैठक ही नहीं होने दी राजनीतिक वो लोग। ठीक है, पर मेरा उद्देश्य केवल मार्गदर्शन है, जी। उत्साहवर्धन है और उन युवाओं को उनके प्रश्नों का जवाब देना है जी। क्योंकि वो आपसे आशा लगाए बैठे हैं। तो एटा सीवर के बाद तुरंत पहले जैसा बहुत खूबसूरत बनाएंगे, जी। और जो भी मेहता पार्क में अभी असल में काम चल रहा है, तो इसलिए वो सीवर का काम चल रहा है, वहाँ पंप स्टेशन बन रहा है, इसलिए वो उसको सुंदर करेंगे। हमने सुनहरी नगर पार्क, आवास विकास पार्क आपने देखा हुआ, शहीद पार्क बहुत अच्छा हो गया है, पहले कहाँ था ऐसा। तो अच्छा, एटा में रोशनी, आप लाइट अपनी कार की बंद कर लो, मोटरसाइकिल की, पूरे शहर में घूमे आना, आपको महसूस नहीं होगा कि आपको लाइट लगाने की जरूरत है। ये सब हमारी मेहनत और लगन का प्रतिफल है, और इसके लिए आगे आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि जैसे कोई एटा में नगर पालिका की तरफ से जिम लगवा दे युवाओं के लिए, या ऐसी कोई रणनीति कि भाई मैं जैसे कि मान लो हमारे पुल के ऊपर जो कासई रोड के वो 2 नई पार्क बने हैं, उनका सौंदर्यीकरण करा दें, जिससे कोई एटा में घुसे तो फिर क्या भाई ये अभी बजट के अभाव नहीं हो पा रहा है। एटा में ऐसी कोई रणनीति पुल के ऊपर 3 पार्क हैं, तीनों पार्क का सौंदर्यीकरण कराएंगे, जिम लगवाएंगे, पुस्तकालय खुलवाएंगे, और भी अच्छे अच्छे कार्य जो आप सब लोगों से जो सुझाव होंगे करेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा धन का अभाव रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ चेयरमैन साहब, जब हमारे युवा, हमारा समाज आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई है क्योंकि आपको उन्होंने वो शक्ति दी है जी, वरना आप शक्तिहीन थे जी। 2012 से उन्होंने आपको शक्ति देगी तो यहाँ का हो दिया, बिल्कुल। और उनको आप पे भरोसा है कि आप उनकी मदद करोगे, उनके हितों के कार्य करोगे, तो उनको ये जानने का हक है जी कि आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं, है ना, या क्या अच्छा कर सकते हैं। तो खैर आपने अच्छी जानकारियाँ दी और आपने अपनी समस्याएं भी बताई जो रही हैं, तो ये बात बहुत अच्छी रही आपकी। चेयरमैन साहब, आपने बड़े विस्तार से सारी बातें बताई और पूरे आपने अपने राजनीतिक घटनाक्रम बताया कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और युवाओं को बड़ी प्रेरणा मिली, और जो युवाओं की जो मतलब जो बात थी उनके दिमाग में वो आपने इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर दी, साफ कर दी। चेयरमैन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिसको सोच के आज आप हंसते हो या दुखी हो जाते हो, कोई ऐसी घटना जो हमारे युवाओं को प्रेरणा दे? देखिए, हम एक संघर्ष के दौरान दिल्ली में प्रवास था हमारा जी, तो उस टाइम एक दिन ऐसा भी था कि हमारी जेब में केवल 2 रुपए थे और हमको एटा आना था। तो कैसे एटा आए, बहुत मुश्किलों से, वो घटना कभी हम भूल नहीं सकते जी। तो फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया। बहुत अच्छा। चलिए साहब, मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि युवाओं की एटा नगर पालिका कैसे मदद कर सकती है या कर रही है, या समाज का वो आखिरी आदमी जो आप तक नहीं पहुँच पाता, जो नगर पालिका में किसी कारण से अपना काम नहीं करा पाता, तो नगर पालिका के ऐसे क्या काम चल रहे हैं या ऐसी क्या योजनाएं हैं जो जिसका लाभ युवा उठा सकता है और अपनी समस्याओं को दूर कर सकता है, और आपके कार्यकाल में युवाओं को क्या क्या फायदे आपसे पहुँचे, तो ये युवाओं को मालूम पड़े, जिससे उनका मार्गदर्शन उनको प्रेरणा मिले, और जो वो किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो आपसे या नगर पालिका से मदद ले सकते हैं। क्या देखिए, नगर पालिका का जो उद्देश्य है या नगर पालिका का कार्य है, सड़कों को सही करना, पार्कों को सही करना, लाइट की व्यवस्था, रोशनी का प्रबंध करना और सड़कों को बनवाना, विकास कार्य करना, शहर में सफाई का ध्यान रखना, ये कार्य है। जहाँ तक युवाओं को जो व्यक्तिगत रूप से हम सहयोग कर सकते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वही कर सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका का ऐसा कोई बजट या कोई संसाधन नहीं है जिससे हम युवाओं के लिए काम करें। युवाओं के लिए तो प्रदेश सरकारों को काम करना चाहिए बेहतर से बेहतर। नहीं मेरा, लेकिन पालिका से अगर कोई उम्मीद करता है, कोई युवा उम्मीद करते हैं या कुछ सहयोग ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं, तो हमेशा हम तो खड़े रहते हैं। और जहाँ तक आखिरी व्यक्ति का सवाल है, तो एटा शहर में आपने देखा होगा, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि हम इतने ईजी हैं कि एक रिक्शा चालक भी ये कह सकता है कि राकेश गांधी से अमित भाई कोई काम हो तो हमें बताना, हम करवा देंगे। उसको ये विश्वास है कि राकेश गांधी हमारा काम कर देगा, हमारे कहने से कर देगा। तो हमारा टेलीफोन नंबर बटा हुआ है पूरे शहर में, और हमारे हर वार्ड में सफाई नायक हैं, हर वार्ड का अलग सफाई नायक हमने बनाया हुआ है। तो वहाँ तक उनके जरिए और तमाम माध्यम हैं जिनके जरिए हम पर शहर की हर बात आ जाती है, और हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, सहयोग करते हैं, वो करते रहेंगे। ठीक है जनाब साहब, अब से एक मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप भी जानते हैं कि मैं पशु प्रेमी हूँ,
पशुओं के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि हाँ, कई बार आप हमसे नाराज भी हो गए, नाराज हुआ हूँ और आज मैं तो धरने पे ही बैठ पशुओं को लेकर के। और चेयरमैन साहब मेरा आज भी वही मकसद है जी कि इनके जीवन में सुधार। जी क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि हम जो इंसान ईश्वर के बच्चे हैं, हम उनको प्यार करना चाहिए। तो चेयरमैन साहब ये गौवंश ये पशु भी हमारे ऊपर ही आश्रित है जी, और ये खेती नहीं कर सकते, ये परचूनी दुकान नहीं चला सकते, जी तो इनके भोजन पानी की व्यवस्था हमारे लोगों के ऊपर है। जी। तो नगर पालिका परिषद से क्या प्रयास कर रही है कि जो इनके जीवन में कुछ तब्दीली आए, या वो कहाँ कर रही है वो आप बताओ। देखिए हमारा ये जो लालपुर मोहल्ला है एटा शहर का, यहाँ पर 26 बीघा जमीन चारागाह की खाली पड़ी हुई है। इसके लिए हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि अगर शासन हमें अनुमति देता है तो हम यहाँ एक गौशाला बनवाएं, और इसमें 26 बीघे में कुछ हिस्से में गौशाला बनवाएं, कुछ हिस्से में चारे का प्रबंध करें। इससे क्योंकि अभी हमारी जो गौशाला तो जिले में काफ़ी खुल गई है, लेकिन वहाँ खाने का प्रबंध सही नहीं हो पा रहा है, जिससे गायों की मौत हो रही है। और गाय या गौवंश की मौत होना ये और ज़्यादा खतरनाक है, बशर्ते अन्य किसी समस्या है। चेयरमैन साहब जैसे इस समय भयंकर सर्दी पड़ रही है और जो आपकी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत गौवंश घूम रहे हैं खुले में ओस में रात में, उनके लिए नगर पालिका ने कोई प्रबंध किया है? उसके लिए हमें जहाँ भी सूचना मिलती है तो हम लोग डॉक्टर की टीम लेकर के उनको पकड़वाते हैं। नहीं, आप पकड़वाते हैं, कब्जा करते हैं, और फिर हम गौशाला तक भिजवाते हैं। चेयरमैन साहब मैंने ये सुना था कि कोई कान्हा गौशाला नाम से कोई शासन से प्रोजेक्ट आया है आप लोगों के पास, उसके लिए आपके ईओ ने सभी रोड को जगह भी देखी थी। हाँ, तो उस पर क्या प्रगति हुई, क्यों नहीं हो पा रहा? वो अभी स्वीकृति नहीं हुई है, बातचीत चल रही है। और अभी असल में लोग चुनाव में व्यस्त हो गए, अधिकारी लोग, प्रदेश सरकार के भी लोग चुनाव में व्यस्त हो गए। उम्मीद है कि गौशाला जल्दी स्वीकृत हो जाएगी और यहाँ सकीट रोड पर 10 किलोमीटर पे है वो जगह जहाँ पर गौशाला बनेगी, और उसमें काफ़ी फायदा होगा। फिर गौवंश वहाँ पे जो रह सकता है, उसकी व्यवस्था हो सकती है। ये मतलब प्रस्तावित है आप? वहाँ काफ़ी जमीन है पालिका की, वहाँ चारा भी उगाएंगे और वो चारे से फिर गौवंश। मतलब वो जगह नगर पालिका परिषद की? जी, करीब वो काफ़ी है, 60 एकड़ जमीन है। अच्छा नगर पालिका की। ठीक है चेयरमैन साहब, और ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। जो मेरे मन में जो सवाल उमड़ते रहते थे, जिस पर मैं नाराज भी हो गया था आपसे, तो मुझे को खुशी है कि कहीं आप प्रयास कर रहे हैं, पर उन दिनों वो प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया था मुझे। अब आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस प्रयासों को जल्दी से जल्दी सफल करें और इनकी समस्या को दूर करें। मेरी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैं एक पशु सेवक हूँ, पशु प्रेमी हूँ, और उसका आप बहुत अच्छा इलाज ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इस तरह से। चेयरमैन साहब अब क्योंकि समय हो रहा है अपने इस कार्यक्रम को खत्म करने का, और आपसे आज बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, सीखने को मिला, और आपके वो जीवन के आपने तमाम ऐसी समस्याएं पहलू गिनाए हम सबको कि जो वास्तव प्रेरणा देते हैं। और वो जो 2 रुपये वाली बात कि एक समय एक आदमी का वो हिसाब भी था जीवन में कि वो 2 रुपये के लिए परेशान था, 2 रुपये थे दिल्ली से हटाने के लिए, और आज वो शहर के दूसरी तरफ नगर पालिका को चलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक इंसान के लिए, काम आने के लिए। चलो साहब अब बात को खत्म करते हुए एक कोई ऐसा संदेश जो अपने एटा वासियों को देना चाहते हैं, या समाज को देना चाहते हैं, हमारे युवाओं को देना चाहते हैं? देखिए एटा वासियों को तो ये सुझाव देंगे या निवेदन करेंगे कि नाले नालियों पर अतिक्रमण ना करें, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, और सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि अकेले पालिका सफाई नहीं रख सकती जब तक हम सब समाज जागरूक नहीं है। दूसरा, युवाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपना जीवन का लक्ष्य जरूर बनाएं, बिना लक्ष्य के ना भटकें, लक्ष्य बना के उस लक्ष्य पर लगातार संघर्ष करें और उस लक्ष्य को ना बदलें जब तक कि कुछ प्राप्ति, लक्ष्य की आंशिक प्राप्ति ना हो। और भगवान से डरते रहें, कानून से डरते रहें, यही मेरा कहना है। और 2 नंबर के कार्य करके आगे ना बढ़ना चाहें, 1 नंबर से आगे बढ़ें, उसको स्थायी समाधान है। मतलब किसी गलत काम को ना करते हुए ईमानदारी से अच्छे कामों करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी। नहीं मिलेगी, पर एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी जो आपका लक्ष्य है, कुछ कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी, ये गारंटी। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने अपना सभी लोगों को